ग्लोबल मार्केट के क्यू से कि ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर हल्की कमजोरी दिख रही है, करीब 18 अंकों की गिरावट दिख रही है। 19,216 के आसपास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एशियाई बाजार, जितने भी बाजार अभी दिख रहे हैं, ज्यादातर बाजारों में यहां पर कमजोरी दिख रही है, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं है। 0.25% की गिरावट यहां पर दिख रही है। अब अमेरिकी बाजारों का रुख कर लेते हैं कि वहां से किस तरह के संकेत दिखे। कल हफ्ते के पहले दिन जबरदस्त तेजी दिखी। डाउ जोन्स दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ और जून के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी डाउ जोन्स में कल देखने को मिली। 511 पॉइंट चढ़कर डाउ जोन्स बंद हुआ। नास्डेक में भी 1.25% के आसपास की तेजी दिखी। 146 अंक की मजबूती के साथ नास्डेक बंद हुआ। वहीं S&P 500 में अच्छी तेजी रही। तो कुल मिलाकर अमेरिकी बाजारों के लिए कल का दिन काफी अच्छा रहा। कुछ अच्छे नतीजे आए जिनके दम पर तेजी दिखी थी। बाजार की नजर अब कहां रहेगी? 3 अहम डेटा है। गुरुवार को एप्पल के नतीजे आएंगे, शुक्रवार को अक्टूबर महीने की जॉब रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन जो सबसे अहम आंकड़े हैं और सबसे अहम कमेंट्री है, वो आज से FOMC की बैठक शुरू हो रही है। वहां पूरी दुनिया की नजर रहेगी। कल ब्याज दरों पर फैसला आएगा फेड का। हालांकि बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना है और दिसंबर की जो अगली बैठक होगी वहां पर भी हो सकता है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाए और जितना बढ़ाना था 2023 के लिए बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बात को बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है। लेकिन फेड की कमेंट्री क्या रहती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुए हैं इजरायल और हमास युद्ध के बाद से, और कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, बॉन्ड यील्ड में तेजी देखने को मिल रही है, महंगाई में उस तरह की नरमी अब तक नहीं आई है जो फेड का टारगेट है, तो ये एक चिंता की बात है। अन्य संकेतों की बात करें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.88% के ऊपर अभी भी है। पिछले हफ्ते 5% के ऊपर भी गया था। और क्रूड कल नरमी दिखी थी, लेकिन आज फिर से हल्की तेजी दिख रही है। $88 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। सोने की जो तेजी है, चमक वहां पर बरकरार है, अभी भी $2,000 के ऊपर बरकरार है, लेकिन ऊपर से हल्का सोना जरूर हुआ है। $2015-2020 के आसपास कॉमेक्स पर सोना था, जो अब घटकर $2,005 के पास आ चुका है। लेकिन अब एशियाई बाजारों में देखें तो कुल मिलाकर यहां पर संकेत कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब चलिए घरेलू बाजार में कल FIIs और DIIs की किस तरह की खरीदारी या बिकवाली देखने को मिली थी, ये एक बार आंकड़े आपके सामने ले आते हैं कि वहां पर किस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं। तो सबसे पहले FIIs ने कैश मार्केट की बात कर लेते हैं कि कैश मार्केट में किस तरह का उनका रुझान रहा है। तो कैश मार्केट में जो संकेत दिखे वो वहां पर दबाव भी दिखा, बिकवाली ही देखने को मिली, लेकिन DIIs की तरफ से खरीदारी के नंबर्स आ गए हैं। चलिए, लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजित मिश्रा जुड़ गए हैं। अजित, स्वागत है आपका। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका एक व्यू जानना चाहेंगे। ग्लोबल संकेत तो अमेरिकी बाजारों से काफी अच्छे थे, हालांकि एशियाई बाजार उस तरह से डिस्काउंट नहीं कर पा रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की आज दरों पर फैसला भी आने वाले हैं, PMI आंकड़े भी चीन के बाजार में आने वाले हैं। तो कुछ अहम डेटा से पहले बाजार एक दायरे में कह सकते हैं, एशियाई बाजार। गिफ्ट निफ्टी भी दायरे में है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों इंडेक्स के लिए आपका रुख क्या होगा? किस तरह की चाल आज दिख सकती है? इस तरीके से 2 दिनों में हमने एक रिस्पॉन्स देखा है मार्केट में कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद, जैसे निफ्टी में 18,800 के लेवल को टेस्ट करने के बाद एक अटेम्प्ट है रिकवरी का। बट देखिए, अभी उतना कहना कि रिवर्सल हो गया है मार्केट में, एक स्ट्रांग रैली देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा जल्दी होगा। कंसिडरिंग पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस पे रेक्ट करेगा, तो 19,200 से 300 का जोन ये काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे रेक्ट करेगा। और बावजूद इसके, जैसे कि ग्लोबल मार्केट की तेजी के संकेत के बावजूद भी हम अगर नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन है कि जो रिस्पाइट था वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट किया है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा रिबाउंड आ सकता है उसको। तो अब मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे आपको एक बार को जो लॉन्ग्स हैं आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और ट्रेंड जब तक कि आप 19,500 के नीचे, तब तक आपको मान के चलिए कि सेलिंग राइज ही मेंटेन करके रखना है जो ट्रेंड फॉलोअर्स है। इंट्राडे में डेफिनेटली आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बैंकिंग देखिए कंपैरेटिवली वीकर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको जो एक रिस्पाइट मिला है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के अभी तक जो टेक्सचर है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये अंडर परफॉर्मेंस बैंकिंग में तो डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी। और मतलब शॉर्टिंग पे इनफैक्ट इवन एट करंट लेवल्स बैंकिंग इंडेक्स को देखा जा सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स में रुख नेगेटिव साइड का ही रहेगा पोजिशनली अगर बात करें तो।
अजीत जी का कहना यही है कि जो लॉन्ग पोजीशन है उसका रिव्यू करें, क्या ये तेजी आगे कंटिन्यू होगी कि नहीं, इस पर सवाल है। तो यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज आपको हर उछाल पर देखने चाहिए, वो मौके ढूंढने चाहिए। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें अजीत जी, तो क्या लग रहा है, कहाँ मौके दिख रहे हैं? दो टॉपिक आज के लिए बताइए इंट्राडे के लिए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी भी कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है बैंकिंग के अलावा। तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी आप देख सकते हैं, दोनों साइड पे पोजीशन मेंटेन करके रखना चाहिए। और पहली रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। एक अच्छी रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक रिकवरी का अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 468 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो यहाँ पे आप 440 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन सेल साइड पे होगी फ्रॉम द एफएमसीजी बास्केट आईटीसी। यहाँ पे देखिए काफी टाइम तक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा था, जिसका एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो अब एक पॉज है, मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड करेगी और नियर टर्म में करीब 416 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं कि ये आपको देखने को मिल जाए। तो 437 के स्टॉप लॉस के साथ आप आईटीसी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। आपने वक्त निकाला, दो टॉपिक बताया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 440 का स्टॉप लॉस लगाया, 468 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। आईटीसी बिकवाली की सलाह है, 437 का स्टॉप लॉस लगाया, 416 रुपए नीचे की तरफ आईटीसी आ सकता है। एक बाई और एक सेल कॉल अजय जी की तरफ से है।